प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में। विद्यार्थियों, हम डिस्कस कर रहे हैं राजनीति विज्ञान का जो विषय का आपका सेकंड पेपर है, द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं भारत की विदेश नीति। इस पेपर की सेकंड चैप्टर जो कि आप देख पा रहे हैं, शीत युद्ध एवं उसके विभिन्न चरण, कोल्ड वॉर, ठीक है, उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारा डिस्कशन बिल्कुल अंतिम चरण में है इस चैप्टर को लेकर। बस इस चैप्टर का ये अंतिम टॉपिक होगा। इस टॉपिक को हम अगले लगभग 2 वीडियो या फिर 3 में हम कोशिश करेंगे इसको समेटने का। बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन हमारा चल रहा था और थोड़ा सा लेंथी ये चैप्टर रहा, क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट भी है परीक्षा की दृष्टि से। जैसा कि मैंने बार बार कहा, तो कोई भी टॉपिक आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है और सारे टॉपिक हमने बड़े शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से कवर किए हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा भी आपको देने का प्रयास नहीं किया है, लेकिन हर टॉपिक को एक सरल, सुबोध और सारगर्भित रूप से समझाने का प्रयास किया गया है। विद्यार्थियों, तो आज के लिए जो हमने टॉपिक चूज़ किया है, जो अंतिम हमारा टॉपिक होगा, देतांत, ठीक है, इसको लेकर 2-3 पॉइंट हम देखेंगे। 1-2 पॉइंट इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में फिर 1-2 पॉइंट। देखिए, इसको लेकर पहले परीक्षा की दृष्टि से मैं आपको बताऊं कि बड़ा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, क्योंकि इसको लेकर छोटा क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है। 2 नंबर का, 5 नंबर का प्रश्न भी पूछा जा सकता है, लेकिन कई बार इसका निबंधात्मक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो सारे टॉपिक जो मैं आपको बताऊंगा, इसमें सब टॉपिक आप जिसको कह सकते हैं। तो देतांत को हालांकि हमने संक्षेप में, जब शीत युद्ध के विभिन्न चरण हमने देखे थे, मैंने आपको बताया था, पूरी 7 चरणों में हमने उसको डिवाइड किया था। तो उसमें जो चरण हमने बात करी थी कि 1963 से लेकर 1979 तक का काल एक देतांत का काल कहा जाता है। वो क्या है उसको हम थोड़ा सा समझेंगे यहाँ डिटेल से। तो आज की इस वीडियो में हम देतांत के अर्थ को समझेंगे, उसकी कुछ विभिन्न विचारकों ने क्या परिभाषाएं दी हैं, शाब्दिक दृष्टि से, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से क्या मतलब है देतांत का, और देतांत की जो प्रकृति है, उसका जो नेचर है वो कैसा है, उसको हम विभिन्न पॉइंट्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जो साथी विद्यार्थियों नए जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं, सारे वीडियो आप क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से देख सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर यूट्यूब चैनल में आप, मतलब इस चैनल जो कि आप देख पा रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस विथ मुकेश, इस चैनल के यूट्यूब के एक प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाके वहाँ आपको प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस की। तो वहाँ आप सारे वीडियो क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप में देख सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक। विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि देतांत का अर्थ और परिभाषा वो हम इस स्लाइड के माध्यम से समझेंगे। देखिए, यहाँ अर्थ भी 2 रूपों में, एक तो शाब्दिक रूप में और एक वास्तव में जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में, क्योंकि हमारा जो एक तरह से सरोकार है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में देतांत शब्द को समझने का है। तो पहले हम शाब्दिक जो अर्थ है इस शब्द का, इसका मतलब भी आप देख पा रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट, कि जो पहली बात तो ये शब्द लिया कहाँ से गया है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये फ्रेंच शब्द है, एक तो फ्रेंच भाषा का शब्द है ये, ठीक है। और इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें फ्रेंच भाषा में, तो उसका मतलब है तनाव शैथिल्य, तनाव में शिथिलता, ठीक है। तो तनाव में शिथिलता मतलब तनाव में कमी होना, तो ये इसका एक शाब्दिक अर्थ है। अब इसी संदर्भ में हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में अगर इस देतांत शब्द को समझें, तो आपको पता है कि जो शीत युद्ध का काल था, जो कि एक औपचारिक रूप से तो 1945 से लेकर 1991 का माना जाता है, तो उस काल में पूरा जो 2 गुट, पूरी दुनिया 2 गुटों में बट गई थी। एक गुट का नेता अमेरिका, दूसरे गुट का नेता सोवियत संघ, और पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा में एक तरह से तनाव था, संघर्ष था, हथियारों की लड़ाई थी, कंपटीशन था, प्रतियोगिता थी। तो उसमें एक काल ऐसा भी आता है कि जब, हालांकि ये पूरा तनाव का काल रहता है, तनाव रहता है, संघर्ष रहता है। शीत युद्ध नाम इसलिए दिया है, हमने पूरा समझा है
कि एक युद्ध नहीं, लेकिन हाँ युद्ध की जैसी स्थिति और एक दोनों गुटों के मध्य, दोनों देशों के मध्य तनाव का माहौल रहता है। लेकिन उसमें 1963 से लेकर 1979 तक का जो काल है, वो काल ऐसा था, वो एक कालावधि थी, एक उस दौरान दोनों गुटों के मध्य कुछ तनाव में शिथिलता का दौर देखा गया, कुछ तनाव में कमी देखी गई। अब उसके रीजन्स, कारण अलग अलग थे। आपको पता है कि 1962 में तो एक ऐसी स्थिति आ गई थी जिसका कि जिक्र हमने पहले किया है, क्यूबा मिसाइल संकट। अक्टूबर 1962 में वो एक ऐसी स्थिति की शीत युद्ध चरम स्थिति पर पहुंच गया था और दोनों गुटों के मध्य तनाव इतना पहुंच गया था कि परमाणु युद्ध होने का खतरा भी हो चुका था। और ऐसा लगने लगा था कि अब कहीं परमाणु हथियार अगर किसी भी तरफ से चल गए तो पूरी दुनिया परमाणु युद्ध में जकड़ जाएगी। तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं और दोनों देशों ने एक समझदारी भरा रवैया दिखाया और कहीं न कहीं वार्ता के माध्यम से उस संकट को तो रोका। लेकिन वहाँ एक नई अवधारणा को जन्म भी मिला, जो कि हम देख रहे हैं देतांत। मतलब वहाँ से वो जो शुरुआत हुई, क्योंकि वो चरम स्थिति से वापस जब दोनों देशों ने देखा कि अगर मान लीजिए दोनों देशों में परमाणु युद्ध होता है तो फिर नुकसान दोनों देशों का है, दोनों गुटों का है और पूरी दुनिया का है। तो उन्होंने कहीं न कहीं समझौता और वार्ता के द्वारा अपने तनाव को थोड़ा कम किया और 1963 से लेकर ये दौर चला लगभग 1979 तक। इस काल में जो वो तनाव जो था वो उतना नहीं था जितना कि इससे पहले था। तो इस कारण से इस जो पूरे दौर को तनाव शैथिल्य या देतांत का नाम भी दिया जाता है। तो विद्यार्थियों, आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में समझ में आ गया होगा कि देतांत शब्द को आप संक्षेप में इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि शीत युद्ध काल में एक जो समयावधि जो 1963 से लेकर 1979 तक 1979 तक की जो कालावधि थी वो ऐसी थी जिसमें कि दोनों गुटों में जो तनाव में कमी देखी गई, शिथिलता देखी गई। ठीक है, तो उस जो काल को है वो तनाव, एक शैथिल्य तनाव में कमी या देतांत उसको कहा जाता है। हालांकि अलग अलग विचारकों ने इसको किस किस रूप में, किन किन शब्दों में परिभाषित किया है आप देख ही पा रहे हैं, सामने कुछ परिभाषाएं आपको दिखाई दे रही हैं। इन परिभाषाओं से भी हम समझ सकते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अगर की दृष्टि से इसकी परिभाषा या इसको जिस प्रकार जिन शब्दों में परिभाषित किया है वो आप देख पा रहे हैं कि देतांत दो राज्यों के तनावपूर्ण संबंधों की समाप्ति है। ठीक है, ये एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के ने इसको परिभाषित किया है देतांत को। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी ऐसा ही था कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो तनाव था उसमें कहीं न कहीं, हालांकि उन्होंने समाप्ति के रूप में परिभाषित किया है, तो कहीं न कहीं कमी तो हम कह सकते हैं कमी थी। तो कम से कम एक शॉर्ट टर्म उस दौरान तो कम से कम वो तनाव समाप्त, हालांकि उस डिक्शनरी कह रही है कि उनके रूप में उन्होंने परिभाषित किया है, हालांकि वो तनाव में समाप्ति नहीं कमी जरूर थी, लेकिन उन्होंने समाप्ति के रूप में इसको परिभाषित किया है। नेक्स्ट जो परिभाषा विद्यार्थियों आप देख पा रहे हैं डॉक्टर एपी राणा की। डॉक्टर एपी राणा बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि ये एक देतांत जो एक ऐसी जो प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रवृत्ति है कि जिसमें मतलब एक ही समय में दोनों चीज़, तनाव भी और सहयोग भी, मतलब प्रतिद्वंदिता भी और सहयोग भी। हालांकि ये एक तरह से एक दूसरे के विरोधी है दोनों शब्द, सहयोग और प्रतिस्पर्धा, लेकिन डॉक्टर एपी राणा ने इसको इस रूप में परिभाषित किया है और ये कहीं न कहीं सटीक भी है। कहीं न कहीं ऐसा देखा भी गया था कि दोनों ने सहयोग का भी कोशिश करी, चाहे हम ऊपरी रूप से कहें, लेकिन कहीं न कहीं कोशिश की गई। तो ये एक ऐसा काल उसको डॉक्टर एपी राणा ने इस रूप में परिभाषित किया गया कि दो विरोधी जो प्रवृत्तियां देखी गई इसमें कि एक तो सहयोग भी और एक प्रतिद्वंदिता भी। ठीक है, तो उसको उस रूप में परिभाषित किया डॉक्टर एपी राणा ने। नेक्स्ट जो जिमी कार्टर, उन्होंने देतांत को किस रूप में परिभाषित किया है, बड़े महत्वपूर्ण आप देख पा रहे हैं कि देतांत का जो अर्थ है वो राष्ट्रों के बीच तनाव को कम करना है, और बिल्कुल था ही, तनाव कम था, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर जफर इमाम ये क्या कह रहे हैं कि पश्चिमी दुनिया में जो अर्थ देतांत का है उसे हम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के रूप में परिभाषित कर सकते हैं।
ठीक है, या मतलब उस शब्द में अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से वो, जिसको हम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व शब्द कहते हैं, तो फ्रेंच भाषा का ये जो देतांत शब्द है, मतलब वो उन्होंने उसको इक्वल बताया कि उसका भी वही अर्थ निकलता है जिसको हम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व कहते हैं। क्योंकि ऐसा था भी कि दोनों देशों ने तनाव कम करके और दोनों एक दूसरे के अस्तित्व, एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर उन्होंने बल दिया। तो डॉक्टर जफ़र इमाम ने उसको, जो पश्चिमी दुनिया का, मतलब जो फ्रेंच एक पश्चिमी देश था, तो उसका जो शब्द था देतांत, तो उसको कहा है कि एक तरह से उसको शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के रूप में उसको देखा जा सकता है। तो ये सारी परिभाषाओं से विद्यार्थियों आपको ये पता लग गया होगा कि देतांत क्या है और देतांत को हम किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, देतांत का अर्थ और परिभाषा तो हमने देख ली। देखिए, आप परीक्षा में जब देतांत को लेकर प्रश्न जरूर लिखेंगे तो कोई न कोई जरूर इनमें से परिभाषाएं लिखेंगे आप। मैंने बड़ी सरल परिभाषाएं आपके लिए लाई हैं, तो आप कम से कम 2 परिभाषा जरूर इनको याद करेंगे। और बड़ा क्वेश्चन आता है तो आप इस रूप में परिभाषित चारों परिभाषाओं को अगर वहाँ प्रेजेंट करते हैं और तो आप अच्छे से इसके अर्थ और को समझा सकते हैं और आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बेहतर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब देतांत के अर्थ को समझ लिया, थोड़ा सा इसका अर्थ हमें और समझ में आएगा। हम इसकी प्रकृति को देखते हैं कि देतांत का जो नेचर है वो कैसा है। विद्यार्थियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो देतांत की प्रकृति को आप इन पॉइंटों के माध्यम से आराम से समझ सकते हैं। इसमें कहीं न कहीं आपको अर्थ भी और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा और पूरा जो देतांत का जो नेचर क्या है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि पहला पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि एक ही समय में 2 विरोधी प्रवृत्तियां, सहयोग और प्रतिद्वंदिता पाई जाती है। जैसे कि अभी हमने कहा, ठीक है, जो कि दोनों गुटों में था भी कि उनमें सहयोग भी करने का प्रयास उन्होंने किया और कहीं न कहीं, लेकिन आपस में जो इंटरनल जो कंपटीशन, जो प्रतिद्वंदिता, वो तो खैर थी। ऐसा नहीं है कि तनाव बिल्कुल कोई समाप्त हो गया था या दोनों गुट बिल्कुल अपने जो कोई दोस्त बन गए थे, ऐसा नहीं था। लेकिन कहीं न कहीं एक कोशिश की गई थी सहयोग स्थापित करने की, तनाव में कमी करने की, तो वो थी। लेकिन कहीं न कहीं इंटरनल कंपटीशन भी देखा गया। तो एक ही समय में 2 प्रवृत्तियां, एक तो ये इसके नेचर में, इसकी प्रकृति में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कि महाशक्तियों के मध्य तनाव में शिथिलता। दोनों जो महाशक्ति थी, अमेरिका और सोवियत संघ, तो उनमें कहीं न कहीं इस दौरान तनाव शैथिल्य के दौरान तनाव में शिथिलता देखी गई, तनाव में कमी देखी गई। तो एक ये इसके नेचर में हमें देखा गया। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कि महाशक्तियों में प्रतिरोध के स्थान पर सहयोग की प्रवृत्ति या समझौता की प्रवृत्ति, ठीक है, प्रतिरोध के स्थान पर समझौता की प्रवृत्ति, मतलब कि उन्होंने इससे पहले तो क्या कर रहे थे, वो एक दूसरे का बहुत ज़्यादा विरोध, हर एंगल पर विरोध और कंपटीशन और मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास और हर तरीके से, तो एक जो वो तनाव और वो एक भय का माहौल, एक संघर्ष, एक प्रतिस्पर्धा काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन यहाँ तनाव शैथिल्य के दौर में ये देखा गया कि एक दूसरे के प्रतिरोध के स्थान पर समझौता, मतलब एक दूसरे द्वारा समझौता करने पर इन्होंने जोर दिया। तो एक ये इसकी नेचर में हमें देखा गया। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं विरोध के स्थान पर सहयोग पर बल। एक दूसरे का विरोध करने के स्थान पर, जो कि इससे पहले देखा गया था, एक दूसरे के विरोध में सैनिक संगठन बनाना, चाहे एक दूसरे के विरोध में जो अन्य देशों को अपने अपने गुटों में शामिल करना, विचारधारा का जो प्रचार प्रसार करना, एक दूसरे की विचारधारा को कंटेंट करना, मतलब जैसे साम्यवाद ने पूंजीवाद के परिरोधन के लिए कोशिश करी, उन्होंने अलग अलग योजनाएं, या फिर अमेरिका ने भी जो साम्यवाद के परिरोधन के लिए काफ़ी योजनाएं, चाहे हम मार्शल योजना, ट्रूमैन सिद्धांत, या फिर अन्य जो पश्चिमी यूरोप के देशों के, पूर्वी यूरोप के देशों को, या मध्य एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, तो विभिन्न देशों को आर्थिक, सैनिक, कूटनीतिक सहायता देना, तो कहीं न कहीं एक विरोध का रवैया था। लेकिन यहाँ इस देतांत के दौरान सहयोग की प्रवृत्ति देखी गई। नेक्स्ट जो आप देख पा रहे हैं, इसकी प्रवृत्ति में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात देखी गई, विभाजन के स्थान पर समायोजन पर बल। विभाजन, क्योंकि इससे पहले पूरी दुनिया है वो 2 गुटों में विभाजित हो चुकी थी और कहीं न कहीं एक विभाजन देखा गया था। प्रत्येक जो गुट है उसकी कोशिश
अलग अलग देशों को अपने अपने गुटों में शामिल करने की थी, पूरी दुनिया को पूर्ण रूप से 2 गुटों में बांटने की थी। हालांकि एक तीसरी नीति भी निकल के सामने आई थी, वो एक अलग बात है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। लेकिन कहीं न कहीं इन जो दोनों महाशक्तियों की ये कोशिश थी, लेकिन यहाँ पर इससे तो ये ऐसा अब ऐसा नहीं था। इस तनाव के दौर में इन्होंने विभाजन की बजाय समायोजन पर बल दिया, तो ये भी एक प्रवृत्ति हमें कहीं न कहीं देखने को मिली। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं, दोनों गुटों में जो मतभेद थे वो पूर्णतः समाप्त नहीं। अब कई बार ऐसा लगने लग जाता है, हम जब इतनी बात कर रहे हैं, तनाव शैथिल्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं, देतांत को, तो क्या दोनों गुटों के तनाव में बिल्कुल समाप्त हो गया था तनाव, जैसा कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की परिभाषा से भी हमको लगता है। लेकिन विद्यार्थियों, ऐसा नहीं है कि दोनों गुटों में जो मतभेद थे अभी भी थे, अभी भी दिखाई दे रहे थे, अभी भी तनाव था। ऐसा नहीं कि बिल्कुल समाप्त हो गया था, तो मतभेद भी कुल मिला के समाप्त नहीं थे। तो यहाँ एक प्रवृत्ति ये थी कि मतभेद जो थे उनमें वो पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुए थे, भले ही सहयोग और समायोजन की कोशिश की जा रही थी। नेक्स्ट जो आप देख पा रहे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात कि प्रतिस्पर्धा और सहयोग, अब दोनों गुटों में, दोनों महाशक्तियों के बीच जो प्रतिस्पर्धा और सहयोग, जो शक्ति संघर्ष था, वो गुप्त रूप में चल रहा था। मतलब दिखाने में और कुछ, और इंटरनल आंतरिक रूप से या गुप्त रूप से और कुछ। ठीक है, तो ये एक दोहरा रवैया उन देखने को था कि देखने में तो वो सहयोग की बात करते थे, समायोजन की बात करते थे, समझौते की बात करते थे। कहीं कहीं ऐसा लगने लगा था कि तनाव बहुत कम हो गया हो, शिथिल हो गया हो। लेकिन वो जो महाशक्तियों में जो प्रतिद्वंदिता थी, जो कंपटीशन था, जो तनाव था, वो अब था तो सही, लेकिन गुप्त रूप में, अप्रत्यक्ष रूप से वो मौजूद था। तो इसका तनाव शैथिल्य का ये मतलब कतई नहीं है कि उनमें जो प्रतिद्वंदिता समाप्त हो गई थी या तनाव समाप्त हो गया था या पूर्ण रूप से सहयोग की बात हो रही थी, ऐसा नहीं था। गुप्त रूप से उनमें वो जो शीत युद्ध वाला माहौल, इससे पहले वाला माहौल जो था, वो भी मौजूद था, लेकिन वो गुप्त रूप में था, अप्रत्यक्ष रूप में था। तो और विद्यार्थियों, यहाँ एक शब्द और यूज किया गया है, गुप्त और सतर्क रूप में। तो इसका मतलब ये है कि वो कंपटीशन उनमें जो था, तनाव जो उनमें था, वो कहीं न कहीं सतर्क भी थे एक दूसरे के प्रति। कहीं न कहीं वो ऐसा उनको लगता भी था कि कहीं वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन या बहुत ज़्यादा तनाव का माहौल वापस क्रिएट ना हो जाए, तो वो भी कोशिश थी। तो कहीं न कहीं वो सतर्कता से वो कंपटीशन उनमें चल रहा था गुप्त रूप से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा कि जो तनाव शैथिल्य जिसकी हम बात कर रहे हैं, देतांत की बात कर रहे हैं, जो पूरा काल था, उसकी जो एक बेसिक जो नेचर था, बेसिक जो प्रवृत्ति थी, वो आपको इसमें समझ में आ गई। तो अंत में बस इस टॉपिक को हम यही विराम देंगे। तो आज जो हमने डिस्कस किया वो देतांत के अर्थ को देखा, उसकी कुछ परिभाषाएं, और फिर हमने उसकी नेचर को समझा। तो आज के लिए इतना ही। बस अंत में आपसे अपील कि आप इन वीडियो को अन्य विद्यार्थियों तक भी साझा करें, और सारे वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके क्रमबद्ध तरीके से देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।